तो फिस्क कितना ज्यादा हरामी है ये तो हम सबको ही पता है। मैट और कैरन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसको एक्सपोज करने की, लेकिन वो उन दोनों से हमेशा एक कदम आगे ही रहता है। और इस बार तो उसने अपनी लाइन क्रॉस ही कर दी है और डेयरडेविल को भी मजबूर कर दिया अपनी लाइन क्रॉस करने पर। तो डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 का एपिसोड 2 और 3 दोनों आ चुके हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने ये दोनों एपिसोड्स देख लिए होंगे, क्योंकि आगे भर भर के स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मैं पहले स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ। मेरा नाम है जतिन भाटिया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द नॉट नेक्सस। तो एपिसोड 2 वहीं पे स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था, यानी कि चेरी के घर से। चेरी को अब हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि हम सबने देखा था कि एपिसोड 1 के क्लाइमेक्स में चेरी को हार्ट अटैक आ गया था। मैट और कैरन दोनों यहाँ पे कंफ्यूज रहे कि बुलसाई ने उसे बचाया क्यों। इनफैक्ट मैट और कैरन दोनों का यही कहना है कि बुलसाई टास्क फोर्स को मार के फिस्क को भड़का रहा है, और ये प्रोबेबली सही भी हो सकता है क्योंकि बुलसाई भरोसे लायक इंसान नहीं है। वो अपना फायदा सबसे पहले देखता है। इनफैक्ट हमें कॉमिक्स में भी बुलसाई और डेयरडेविल का कोई टीम अप देखने को मिला ही नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ही रहे हैं। तो शो में आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमें बुलसाई और डेयरडेविल का टीम अप देखने को मिलता है या फिर बुलसाई का इसके पीछे कोई मतलब छिपा हुआ है। इसके बाद हमें बुलसाई एक चर्च में दिखता है और यहाँ पे बुलसाई एक नाम लेता है सिस्टर मैगी का। अब जिन जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल सीजन 3 देखा होगा उन्हें पता होगा कि ये सेम वही चर्च है और सिस्टर मैगी और कोई नहीं मैट की ही माँ है। अब क्यों है कैसे है इसके लिए आप नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल सीजन 3 देख लेना। अब अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो थ्रू आउट द सीजन 1 मेकर्स ने बुलसाई को दिखाने के लिए कोल्ड ब्लू कलर का यूज किया है। जब जब बुलसाई स्क्रीन पे प्रेजेंट होता है स्क्रीन ब्लू कलर की हो जाती है। और सीजन 2 में भी मेकर्स ने ये चीज कंटिन्यू रखी। अगर आप ये चर्च वाला सीन देख लो या फिर आप ये एलिवेटर वाला सीन देख लो, जो हमें बुलसाई की डार्कनेस को दिखाता है, जो हम इजीली बुलसाई से कनेक्ट कर पाता है, व्हिच इज गुड थिंग। आई रियली लाइक दैट। इसके बाद फिस्क किसी तरह की रिंग फाइट की तैयारी कर रहा होता है और बक कैशमैन वहीं पे उसे आके बताता है कि बुलसाई ने डेयरडेविल को बचाया और टास्क फोर्स के 4 मेंबर्स को भी मार दिया है। फिस्क ऑलरेडी वहां पे गुस्से में होता है और उसका ट्रेनर उसे अलग से उकसा रहा होता है। ये तो सीधी सी वही बात होगी, आबेल मुझे मार। फिस्क एग्जैक्टली वही करता है, उसे पेल देता है। आई होप कि हमें थ्रू आउट दिस सीजन डेयरडेविल वर्सेस फिस्क की एक फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। इसके बाद बक कैशमैन फिस्क को मैट मार्डो की डेयरडेविल है ये बात मीडिया को बता देने को कहता है, लेकिन फिस्क वहां पे उसे मना कर देता है क्योंकि फिस्क को पता था कि मैट मार्डोक ने ऑलरेडी उसके लिए गोली खाई थी। तो अगर फिस्क मीडिया में बता देता है कि मैट मार्डोक की डेयरडेविल है, तो अब तक जो फिस्क ने पब्लिक के दिल में विजिलेंट्स के लिए नफरत पैदा की थी ना, वो सारी सिंपैथी में बदल जाती और यही चीज फिस्क नहीं चाहता। इसीलिए फिस्क क्या करता है कि मैट मार्डोक को मीडिया में हीरो डिक्लेयर कर देता है और न्यूयॉर्क की पब्लिक को ही कह देता है कि जाके अपने हीरो को ढूंढो और उसे घर वापस लेकर आओ। ये फिस्क का काफी स्मार्ट मूव था क्योंकि उसे पता था कि मैट टास्क फोर्स के हाथों में लगे या ना लगे, लेकिन पब्लिक की नजरों से ज्यादा वक्त के लिए छुप नहीं पाएगा, क्योंकि टास्क फोर्स जितनी भी बार मैट को पकड़ने जा रहे हैं या तो मार खा के वापस आ रहे हैं या मर ही जा रही है। इसके बाद फिस्क टास्क फोर्स को हॉस्पिटल भेजता है चेरी को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी डिटेक्टिव किम और चेरी के कुछ ओल्ड ऑफिसर फ्रेंड्स वहाँ पे मौजूद थे। अब ये देखना काफी फनी था कि टास्क फोर्स वहाँ पे डर जाती है। आई मीन फिस्क ने जिन्हें फ्री हैंड दे रखा है वो वहाँ पे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं बैकअप के लिए, लेकिन लिफ्ट में बुलसाई उन्हें मार देता है। अब आई थिंक बुलसाई को यहाँ पे मालूम था कि चेरी हॉस्पिटल में अब स्टेबल है और फिस्क नहीं चाहेगा कि चेरी जिंदा रहे, इसीलिए वो टास्क फोर्स को जरूर भेजेगा चेरी को मारने के लिए। इसीलिए शायद वो वहाँ पे पहले से ही मौजूद था। इनफैक्ट बुलसाई वेनेसा और फिस्क दोनों पे काफी टाइम से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वेनेसा ने बुलसाई से वादा किया था कि अगर वो फोबी को मार देता है तो उसे जेल से हमेशा के लिए आजाद करवा देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वेनेसा को भी काफी टाइम से बुलसाई के डरावने सपने भी आ रहे हैं और उसे मालूम भी है कि बुलसाई उसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसीलिए वो बक से कह के अपनी सेफ्टी के लिए गन्स भी मंगवाती है। बट डू यू रियली थिंक कि एक पिस्टल काफी होगी बुलसाई को मारने के लिए? आई मीन उसके हाथ में जो भी आता है वो उसका हथियार बन जाता है। फिर इसके बाद बेबी यूरी कैरन के लिए काम कर रही है, ये तो हमने एपिसोड 1 में देखा ही था, लेकिन इसके अलावा बेबी यूरी फिस्क जैसा मास्क पहन के एक डार्क वेब पे फिस्क के खिलाफ एक चैनल भी चला रही है। और जब ये रिवील होता है ना, आई कम्प्लीटली शॉक कि इस मास्क के पीछे बेबी यूरी है। इनफैक्ट डेनियल को भी बीबी पे शक हो जाता है क्योंकि डेयरडेविल की फुटेज का एक्सेस सिर्फ डेनियल, शीला, बक और फिस्क के पास ही है। इनफैक्ट ये वीडियो भी डेनियल के लैपटॉप से लीक हुआ है, इसीलिए डेनियल बीबी को समझाता भी है कि ये जो कुछ भी करे ये सब बंद कर दे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। अब आगे हमें ये देखना होगा कि जब डेनियल को पता चल जाता है कि इस मास्क के पीछे बेबी यूरिक है, तब वो क्या करता है? फिस्क को जाके बताता है कि वो बेबी यूरिक को बचाने की कोशिश करता है। कमिश्नर गेलो के बारे में भी हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाया जाता है।
सीजन 1 के एंड में हमने देखा ही था कि फिस्क उन्हें मार देता है। फिर अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो जब शीला वो फाइल खोलती है तब वहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि फिस्क ने इसे एक एक्सीडेंट दिखा के फाइल को क्लोज कर दिया है। फिर इसके बाद एपिसोड 2 के क्लाइमेक्स पे तो टास्क फोर्स जूसी को पकड़ने आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको बता कौन रहा है कि ये लोग विजिलेंटिस की हेल्प कर रहे हैं। खैर फिर वहीं पे डेयरडेविल आ जाता है जूसी को बचाने और फिर उसे वहां से कहीं दूर जाने को कह देता है। कैरेन भी वहां पे टास्क फोर्स के एक बंदे को पकड़ के अंदर बांध देती है। फिर वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कैरेन ने जिस टास्क फोर्स के बंदे को वहां पे बांध के रखा था, एक्चुअली वो कैरेन और डेयरडेविल को ही ढूंढ रहा था फिस्क के खिलाफ हेल्प करने के लिए। और फिर कैरेन और मैट दोनों मिलकर उसे इंटेरोगेट करते हैं। मैट उसकी दिल की धड़कनें सुन के पता लगाता है कि वो सच बोल रहा है कि या फिर ये कोई फिस्क की चाल है। काश तुम भी अपने एक्स के बारे में इस तरह से पता लगा पाते हैं। इसके बाद हमें हेदर ग्लेन दिखती है। स्टिल उसको म्यूज की हेलुसिनेट हो रही है और उसने अभी तक म्यूज का वो मास्क अपने पास छुपा के रखा हुआ है। और जिस तरह से वो यहाँ पे देख रही है, स्माइल कर रही है, इससे थोड़ा बहुत अंदाजा आ ही जाता है कि भाई मार्वल यहाँ पे कुछ तो पका रहा है। नेक्स्ट म्यूज यही होने वाली है शायद। कैरेन यहाँ पे प्लानिंग कर रही होती है कि वो किस तरह से मैट को पोर्ट के अंदर भेज सके। इनफैक्ट वो यहाँ पे वरीड भी नजर आती है कि पनिशर जिंदा होगा कि नहीं, और वो पनिशर की हेल्प लेने के लिए भी कहती है। मैट इसके जवाब में कहता भी है कि पनिशर अब भी जिंदा है, क्योंकि अगर फिस्क ने पनिशर को मार दिया होता तो उसने अभी तक पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया होता। और मैट पनिशर की हेल्प लेने के लिए भी मना कर देता है क्योंकि दोनों के मोरल्स जो अलग है। लेकिन कैरेन यहाँ पे एग्जैक्टली पनिशर की तरह सोच रही थी। उसका सोचना है कि अगर टास्क फोर्स को रास्ते से हटा दिया जाए तो मैट का रास्ता क्लियर हो जाएगा पोर्ट के अंदर जाने के लिए। लेकिन मैट का नो किलिंग मोरल जो बीच में आ जाता है। ऑल्दो मैट और कैरेन ने गवर्नर को फिस्क के पोर्ट बिजनेस और नॉर्दर्न स्टार की रिपोर्ट भी भेज दी होती है। गवर्नर फिस्क के ऑफिस भी जाते हैं उसको धमकाने के लिए, और इसी सिलसिले में फिस्क एक पार्टी रखता है और डेनियल से भी कहता है कि गवर्नर के पास रिकॉर्ड को निकाले ताकि वो गवर्नर को डरा धमका के अपनी साइड कर सके। लेकिन रिकॉर्ड एकदम क्रिस्टल क्लियर निकलता है। ऑल्दो डेनियल यहाँ पे बक कैशमैन की भी इंटेल निकालता है। बक कैशमैन हेरफोर्ड शायर से निकला हुआ एक ट्रेंड स्पाई है। हेरफोर्ड शायर और कुछ नहीं, इंग्लैंड का एक शहर है और बक एक्चुअली वहीं से आया है। और अगर मेकर्स यहाँ पे बक कैशमैन का पास्ट और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, बक फिस्क से किस तरह से मिला, कहाँ पे मिला, तो ये देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद क्रिस्टन जैक डुकेन से मिलने जाती है। फिस्क ने जैक को पोर्ट पे कैद करके रखा है और वहीं पे क्रिस्टन को पता लगता है कि फिस्क ने जैक को इसीलिए कैद करके रखा है क्योंकि जैक डुकेन ने फिस्क के पोर्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, और इसीलिए फिस्क जैक डुकेन को स्वॉर्ड्समैन साबित करके उसको हमेशा के लिए जेल में डलवाना चाहता है ताकि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी लूट सके। और वहीं पे ना क्रिस्टन बताती भी है कि डीए के पास कोई सबूत नहीं है कि जैक डुकेन ही स्वॉर्ड्समैन है। और तभी जैक डुकेन कहता भी है कि आज के जमाने में किसी को सबूत की जरूरत पड़ती भी नहीं है। वो क्लियरली वहाँ पे फिस्क की बात कर रहा था क्योंकि फिस्क ने सारे वकील और जज को खरीद लिया है। और हमें आगे क्लियरली दिखता भी है कि ये जज काफी ज्यादा डरी हुई है। ऑब्वियसली फिस्क ने इसे डराया होगा ताकि डिसीजन फिस्क के फेवर में आ सके, और एग्जैक्टली आगे यही होता है। जैक डुकेन कोर्ट में स्वॉर्ड्समैन साबित हो जाता है। और मेकर्स ने ना इस सीन की इंटेंसनेस दिखाने के लिए जिस तरह से कैमरा एंगल का यूज किया है ना, आई रियली लव दैट, मुझे काफी पसंद आई है। इसके बाद अगर हम एपिसोड 3 के क्लाइमेक्स की बात करें तो पूरा क्लाइमेक्स हमें नेटफ्लिक्स का वो ओजी डेयरडेविल एरा फील करवाता है। जब जैक डुकेन कोर्ट में स्वॉर्ड्समैन साबित हो जाता है तब मैट फैसला करता है कि वो पोर्ट के अंदर जाके सबको बाहर निकालेगा। इसीलिए वो क्रिस्टन की हेल्प लेता है क्योंकि क्रिस्टन पोर्ट के अंदर होकर आई थी, जैक डुकेन से मिलकर आई थी। जब क्रिस्टन जैक डुकेन से मिलने पोर्ट पर जाती है तब टास्क फोर्स उसकी आंखें बंद कर देती है ताकि वो कुछ देख ना पाए। लेकिन उसने वहाँ पे जो कुछ भी सुना होता है, जितनी भी आवाजें सुनी होती है, वो सारी आवाजें वो डेयरडेविल को बता देती है, जिसके थ्रू डेयरडेविल पोर्ट के अंदर घुसता है, जो काफी अमेजिंग था और हमें दिखाता है कि किस तरह से डेयरडेविल आवाजों के थ्रू विजुअलाइजेशन करता है। इसके बाद जब डेयरडेविल पोर्ट के अंदर घुसता है तब उसके पास दरवाजे की एक्सेस की ऑलरेडी होती है। अगर आपने एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो तो ये एक्सेस की वही ऑफिसर डेयरडेविल को देता है। टास्क फोर्स वर्सेस डेयरडेविल की वो फाइट सीक्वेंस दिखती है जो काफी अमेजिंग थी। ऑल्दो ये पूरी फाइट सीक्वेंस ना डेयरडेविल की वो हॉलवे सीन से इंस्पायर्ड थी। इसके बाद अगर आपने एपिसोड 1 में देखा हो तो डेयरडेविल उस बंदे की घड़ी उतार के गन्स के बॉक्स में रखता है। तब हम सबका यही सवाल था कि एक्चुअली में डेयरडेविल ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब हमें एपिसोड 3 में देखने को मिला। डेयरडेविल इसके थ्रू गन्स का कंसाइनमेंट ट्रेस करना चाहता था कि फिस्क एक्चुअली में पोर्ट पे वो गन्स का कंसाइनमेंट कहाँ पे रख रहा है। इनफैक्ट हमें यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन एक्शन में भी देखने को मिला जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। कैरेन पोर्ट के बाहर मैट का इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि किस तरह से वो मैट को पोर्ट से बाहर निकाले। लेकिन वहीं पे हमें एंजेला देखने को मिलती है क्योंकि हमने देखा ही था एपिसोड 2 में एंजेला की आंटी को टास्क फोर्स उठा के ले जाती है क्योंकि वो सिर्फ टास्क फोर्स को बच्चों पे हाथ उठाने से रोक रही थी। इसीलिए एंजेला पोर्ट पे आती है अपनी आंटी को छुड़वाने। ऑल्दो एंजेला ने यहाँ पे व्हाइट टाइगर का सूट पहना हुआ था। मार्वल अब धीरे धीरे कॉमिक्स की ओरिजिन की तरफ जा रहा है क्योंकि कॉमिक्स में भी ओरिजिनली व्हाइट टाइगर एक फीमेल ही थी। जिसके बाद एंजेला और कैरन
दोनों मिलके एक ट्रक में पोर्ट के अंदर जाते हैं सबको बाहर निकालने के लिए, और वहीं पे ना कैरन मैट को बचाने के लिए टास्क फोर्स के एक बंदे को मार भी देती है, जो ऑब्वियसली मैट को अच्छा नहीं लगता है। और तभी ना फिस्क वहाँ पे पूरी के पूरी नॉर्दर्न स्टार को ब्लास्ट कर देता है। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1 में सीआई ऑफिसर चार्ल्स एग्जैक्टली फिस्क को यही करने को कहता है। उसने पूरी नॉर्दर्न स्टार को ब्लास्ट कर दिया, वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सबको मार दिया, और इससे ना फिस्क ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी और अब डेयरडेविल को भी मजबूर कर दिया अपनी लाइन क्रॉस करने पर। वेल ओवरऑल दोनों एपिसोड काफी मजेदार थे। एपिसोड 2 जहाँ पे अभी भी काफी सारे सेटअप्स कर रहा था, एपिसोड 3 वहीं पे फुल एक्शन पैक था। स्पेशली मैं जैक डुकेन के रोल प्ले करने वाले एक्टर टोनी डेल्टन की बात करना चाहूंगा। उन्होंने अपना रोल काफी अच्छा प्ले किया है। आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मूवी लविंग एंड बी ऑसम।